सुप्रभात छात्रों, मैं आपके अर्थशास्त्र का शिक्षक मनीष कुमार आज कक्षा 11 के लिए अर्थशास्त्र के खंड 1 से 8वां चैप्टर लेकर आया हूं। और 8वें चैप्टर के पहले भाग को मैं पूर्व में पढ़ा चुका हूं। ये दूसरा भाग है। ये दूसरा भाग है जिसमें हम समानांतर माध्य के बारे में पढ़ाएंगे। ऐसा नहीं है कुछ नाम आपको अजनबी सा लग रहा है, समानांतर माध्य कोई अजनबी नाम नहीं है। 5वें 6ठे क्लास से ही आप औसतों की पढ़ाई पढ़ते आए हैं, वही औसत समानांतर माध्य है। ये एक गणितीय भाषा इसका दिया गया है। जो ही हम समानांतर माध्य की बात करते हैं तो हमारा ध्यान ऑटोमेटिकली उस औसत की ओर जाता है कि औसत निकालने की क्या मेथड है। जहाँ तक समानांतर माध्य की बात है तो ये क्या होता है कि जब हमारे पास मूल्यों का समूह होता है, जैसे आप मान लिए कि 1990 से लेकर के और 2020 तक हम प्रतिवर्ष चावल के उत्पादन को निकालते चले जाएं कि 1990 से 2020 तक प्रत्येक साल कितना चावल उत्पादन हुआ। तो इस आधार पर अगर कोई आपसे पूछे या विदेश वाला कि भारत में प्रतिवर्ष चावल का उत्पादन का रेट क्या है, दर क्या है, समझ रहे हैं, तो उस दर को निकालने के लिए आप क्या कीजिएगा, 1990 से 2020 तक जितने वर्ष हुए यानी 30 वर्ष, और प्रत्येक साल जितना जितना चावल उत्पादन हुआ सबको जोड़ देंगे और वर्षों की संख्या से भाग दे देंगे, आपका निकल जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं कीमत स्तर, या हम इसको ये बोलेंगे कि उत्पादन स्तर। तो जहां पर भी स्तर की बात आती है उसका मतलब औसत से है। आप ध्यान दीजिए मेरी बात को। जब आप मार्केट में जाते हैं और सब्जी खरीदने जाते हैं तो आप बोलते हैं 1 किलो बैगन कितने का है, तो वो 40 रुपए या 50 रुपए जो कुछ भी बोलता है। लेकिन जब आप घर पर अपना बजट देखते हैं, खर्चा देखते हैं महीने भर के, तब क्या बोलते हैं आप, महंगाई बहुत ऊपर है या पहले से ज्यादा खर्च हो रहा है। तो जो ही आप बोलते हैं महंगाई बहुत ऊपर है, वहां पर एक वस्तु की कीमत अब नहीं है, बल्कि जितना खरीदे ना उस सब पर औसत कीमत आप बैठाते हैं। जैसे मान लेते हैं कि बैगन 40 रुपए के लिए, दूध 50 रुपए के लिए जो है, और कोई सामान 100 रुपए का एक यूनिट लिए, तो औसतन हमको 1 यूनिट पर लगभग 60-70 रुपया खर्च बैठ रहा है। तो हम उस हिसाब से उसको हम बोलते हैं कीमत स्तर। तो पेपर में, न्यूज में या हर जगह कहीं पर भी देखते होंगे कि जब महंगाई पर बोलता है तो वो क्या बोलता है कि भारत का कीमत स्तर, भारत में वस्तुओं की कीमत स्तर ऊपर उठ रहा है। कीमत स्तर ऊपर उठने का मतलब है कि औसत कीमत, कोई वस्तु 2 रुपये किलो वाला भी होगा, कोई 100 रुपये किलो वाला भी होगा, कोई 500 रुपये किलो वाला भी होगा। तो उन सबों का औसत जो पिछले साल था वो इस साल क्या हुआ, तो ये आप उसके आधार पर तुलना करके हम निष्कर्ष निकालेंगे कि वस्तुएं महंगी हुई कि सस्ती हुई। तो ये आप किस आधार पर निकालें, औसत निकाल के, है ना, यानी कीमत स्तर निकाल के, यानी दर निकाल के। और इसी औसत कीमत स्तर या दर को हम क्या कहते हैं, माध्य कहते हैं। ठीक है, अब आप देखिए ये तो एक सिंबल है जिसको हम आगे पढ़ेंगे कि ये कैसे निकाला जाता है। इस सूत्र को हमने अभी यहां दे दिया है और यहीं पे आके इंड कर जाएंगे, लास्ट में यहां आएगा तो इसके बाद हम इंड पर आ जाएंगे। इसको आगे हम देखें कि ये है क्या। ये देखिए गणितीय भाषा में ये शब्द बहुत प्रचलित है। जब आप साइंस का स्टूडेंट हो या इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट हो या कॉमर्स का स्टूडेंट हो, खास करके इन चीज़ों का अगर हो, तो आपको अंग्रेजी वर्ड ज़्यादा दिमाग में रखना होगा। एक चीज़ मान के चलो, ठीक है हिंदी मीडियम में हम लोग पढ़ा रहे हैं तो उसमें कुछ अपनी भी लाचारी है, कुछ आपकी भी लाचारी है। अपनी लाचारी ये हो जाती है कि इंग्लिश से माध्यम से जो है अगर उसको ये करें तो हो सकता है स्टूडेंट को फॉलो करने में दिक्कत हो, लेकिन फिर भी कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड है जो अंग्रेजी में इसके चलते हैं। तो ये गणितीय माध्य इसको बोलते हैं और इसी को हम बोलते हैं अर्थमेटिक मीन, और यही ज़्यादा प्रचलित है, या इसी को हम सिर्फ मीन कहते हैं। तो यहाँ आपके सिलेबस में जो है समानांतर माध्य या गणितीय माध्य और बहुलक और मध्यिका पढ़ना है, ये ध्यान दीजिए। और अब हम समानांतर माध्य पर आते हैं, खास करके बारी बारी से देखेंगे कि समानांतर माध्य क्या है, मध्यिका क्या है और बहुलक क्या है। तो जैसा कि हमने कहा कि यह सबसे लोकप्रिय माप है। किसका लोकप्रिय माप है, केंद्रीय प्रवृत्ति का। केंद्रीय प्रवृत्ति मीन्स क्या होता है, जिसके इर्द गिर्द सारे मूल्य रहे। असमझ, केंद्रीय प्रवृत्ति का मतलब है जिसके इर्द गिर्द सारे मूल्य रहे। जैसे आप इसमें देखिए, एक मूल्य है 10, दूसरा है 12, तीसरा है 14, चौथा 16 और 18। इनका औसत निकाले तो ये कितना आ गया, 14। अब ये जितने मूल्य हैं या तो 14 से कम है, 14 के बराबर है, या 14 से ज्यादा है। समझ रहे हैं, तो ये सेंटर में कौन हो गया, 14 ना, उसी की तरफ सारे मूल्य
अपना प्रवृत्ति किए हुए हैं, जैसे फिजिक्स के 9th में शायद पढ़े होंगे, केंद्राभिमुख बल, केंद्र की ओर लगने वाला बल, है ना। तो यहां पर ये सारा, तो इसी कारण इनको केंद्रीय प्रवृत्ति, और इसका सिर्फ एक मूल्य होगा या और कोई मूल्य नहीं होगा, क्योंकि औसत सबका एक ही होगा। ऐसा नहीं है कि इसमें हम किसी को हम जो है केंद्रीय प्रवृत्ति का मूल्य कह दे सकते हैं, 10 को नहीं कह सकते हैं। इस कारण नहीं कह सकते हैं कि वो औसत वो आएगा ही नहीं। 10 की प्रवृत्ति है 14 की ओर जाने की, 18 की प्रवृत्ति है 14 की ओर जाने की, यानी वो 14 जो है 14 के दर्पण में इन सब का चेहरा नजर आ रहा है, हम यही कह सकते हैं। ठीक है, तो हम समझते हैं कि इसको ज्यादा विस्तृत समझाने की जरूरत नहीं है, यहां तक समझ गए होंगे, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये याद रखना होगा, समानांतर माध्य जो है वो दो तरह के हैं। एक को हम कहते हैं सिंपल अर्थमेटिक मीन और दूसरे को कहते हैं वेटेड अर्थमेटिक मीन। सिंपल अर्थमेटिक मीन, सिंपल का हिंदी सरल, और दूसरा भारित समानांतर माध्य। अब यहां पर जो है हम दोनों को अलग अलग देखेंगे। पहले हम आज सीख लें सरल समानांतर माध्य कैसे निकाला जाता है। तो सरल समानांतर माध्य को 3 श्रेणियों में लेते हैं। एक होता है व्यक्तिगत श्रेणी, दूसरा होता है खंडित श्रेणी और तीसरा होता है अखंडित श्रेणी। व्यक्तिगत श्रेणी यानी इंडिविजुअल सीरीज, इसमें क्या होता है कि प्रत्येक पद का अपना खास वैल्यू होता है। प्रत्येक पद का खास वैल्यू का मतलब, जैसे आप ये ले लो कि आप 7 विद्यार्थी यहां हो, 7 का एग्जामिनेशन का अंक, तो इनको हम रोल नंबर से लिखेंगे। रोल नंबर 1 अंक 60, रोल नंबर 2 अंक 70, रोल नंबर 3 अंक 80, इस तरह से लिखेंगे। तो प्रत्येक इसमें क्या हुआ, प्रत्येक जो है इकाई का अपना एक खास वैल्यू हुआ। ये तो उसको हम कहते हैं व्यक्तिगत यानी इंडिविजुअल हो गया उनका मूल्य। खंडित श्रेणी में हम किसको रखते हैं, जिसमें फ्रीक्वेंसी आ जाए, आवृत्तियां आ जाए, इसको हम खंडित श्रेणी। अखंडित श्रेणी में किसको रखते हैं, जिसमें वर्गांतर हो, जैसे आप लिखते हो 0 to 10, 10 to 20, 20 to वर्ग में अंतर आता है, 10 से 20, 20 से 30 लिखते हैं इस तरह से सांख्यिकी में, तो उसको हम कहते हैं अखंडित श्रेणी। ये कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस मींस हाइफन दे दे के चलते रहता है, 10 20 20 30 30 40 कंटिन्यू होते जाता है। तो इन सब में हम देखेंगे कि कैसे निकाला जाता है। अब सबसे पहले हम व्यक्तिगत श्रेणी में देख लें। प्रत्येक श्रेणी में निकालने के 3 मेथड हैं। पहला मेथड को हम कहते हैं डायरेक्ट मेथड, दूसरे को कहते हैं शॉर्टकट मेथड और थर्ड को कहते हैं स्टेप डिविएशन मेथड, पद विचलन विधि। स्टेप डिविएशन में, डिविएशन शब्द जो है मैथ में काफी प्रचलित है और खास करके आईएससी की मैथ में इसको पढ़ना भी है। तो अब हम देखें कि प्रत्यक्ष विधि। तो प्रत्यक्ष विधि वही है जो सबसे पहले आपको औसत निकालने के लिए हमने बताया। वो देखिए प्रत्यक्ष विधि में ये सूत्र है समेशन ऑफ, ठीक है, किसका समेशन, तो मूल्यों का, जो भी मूल्य है, व्यक्तिगत मूल्य है, उन सबों का योग। मूल्यों को हम एक से सूचित कर रहे हैं, ठीक है, कैपिटल से। तो इन सबों, ये जो चिन्ह है ये समेशन का है। समेशन माने योग। जैसे यहां पर था ना कि 10 12 14 18, तो वो क्या हुआ, वो उसका प्रति जो है इकाई मूल्य था, तो वही x है। तो सारे x को जोड़ दिए, 10 जोड़ 12 जोड़ 14, तो हमारा निकल गया समेशन ऑफ x, ठीक है। और बटा n, n मीन्स इकाइयों की संख्या, कितनी इकाई थी, तो 5 का मूल्य था, तो n इकाइयों की संख्या। और ये जो निकल के आएगा वो आपका फिक्स केंद्रीय प्रवृत्ति हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा, कांस्टेंट, समझ रहे हैं। तो कांस्टेंट के लिए चिन्ह हम ऊपर ऐसे देते हैं, वो हमारा आ गया जो है औसत मूल्य, ये है ना। तो समानांतर माध्य का ये चिन्ह होता है, ऊपर हम कांस्टेंट का चिन्ह दे देते हैं, तो ये समानांतर माध्य, ऐसे ये फ्री वैल्यू सब है, ये समानांतर माध्य नहीं है। अब यहां पर उसी को हम मान लेते हैं कि सब मूल्य है, मूल्य का यह वैल्यू है, एक x1 है, एक x2 है, एक x3 है, x4 है, और इस तरह से xn तक जाता है। तो इसका जो है समानांतर माध्य क्या आकर के निकल के आएगा, x1 प्लस x2 प्लस x3, इस तरह से हम जोड़ देंगे x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4, और आगे जो भी है। अब जितना इसमें लेते हैं, मान लेते हैं कि हम 4 ही तक लेते हैं, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 बटा 4 बराबर क्या आ जाएगा, समानांतर माध्य, है ना। n का वैल्यू कितना हुआ, 4 है ना। n मीन्स नंबर, संख्याएं, कितनी संख्याओं को आपने लिया था, 1 2 3 और 4, ओके। अब इसको एक उदाहरण से आप देख लीजिए, यहां पर हम कैसे कर रहे हैं। ये क्रम संख्या है रोल नंबर से, जैसे हम आपको बताए थे, और वेतन है, यहां पर मार्क्स न देकर के वेतन दे दिया है ना। तो क्रम संख्या 1 का वेतन 1800, 2 का, ये मान लेते हैं कि कोई फैक्ट्री में मजदूर काम कर रहे हैं, उनकी क्रम संख्याएं हैं, है ना। तो ये 8 मजदूर टोटल काम कर रहे हैं, उनका वेतन है। अब वेतन को जो है, वेतन उनका मूल्य हो गया, प्रत्येक मजदूर का वो मूल्य हो गया वेतन के रूप में। तो मूल्य को हमने क्या से रखा, कैपिटल X से, समेशन ऑफ X, यानी सारे
मूल्यों को जोड़ दिया तो ये क्या निकल गया, समेशन ऑफ एक्स। अब अगर हम समानांतर माध्य जानना चाहें तो आपने क्या किया था, समानांतर माध्य बराबर समेशन ऑफ एक्स बटे एन। समेशन ऑफ एक्स हमारा आया 15,200, एन टोटल कितना था 8, 15,200 में 8 से भागा दिए 1900। आप समझ रहे होंगे कि ये तो सिंपल औसत है जो पहले ही पढ़ चुके थे। चलिए मूल चीज है अब आगे जानना, लघु विधि। इसमें आपको कुछ जो है ध्यान देना होगा, कोई यह है विभिन्न स्टेप्स हैं, उन स्टेप्स को आपको देखना होगा। ये लघु विधि इस्तेमाल तब किया जाता है जब नंबर्स की संख्या बहुत ज्यादा हो, यानी इकाइयों की संख्या बहुत ज्यादा हो। इसमें स्टेप क्या है कि सबसे पहले कल्पित माध्य लेते हैं। कल्पित माध्य कहां से लीजिएगा, जो मूल्य है ना उसी में से एगो मान लीजिए कि माध्य है। जैसे अभी देखिए 1800, 2000, 1900, 2500 ये सब है ना, उसी में से एगो कोई का मान लीजिए कि यही माध्य है, उसको हम कहते हैं कल्पित माध्य। और उस कल्पित माध्य को कैपिटल ए से सूचित करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम क्या करते हैं कि कल्पित माध्य को का विचलन ज्ञात करते हैं। विचलन किससे ज्ञात करेंगे, विचलन का मतलब क्या होता है, इधर उधर हट जाना। किससे हटना, मूल्य से। जैसे हम मान लेते हैं कि पिछला चार्ट से हम उठा लेते हैं इसमें, तो हम कल्पित माध्य अगर 2000 को मान लेते हैं तो ये देखिए पहला का मूल्य कितना था 1800, तो विचलन कितना का हो गया 200 का ना, 1800 2000। तो ये हम दोनों के अंतर निकाल करके हम विचलन प्राप्त कर लेंगे, और वो विचलन क्या होगा तो उसको हम स्मॉल डी से सूचित करेंगे उस विचलन को, ठीक है। ओके, अब आगे देखते हैं, इन विचलनों को जोड़ दीजिए, सबका विचलन अपना अपना निकलेगा, सब विचलन को जोड़ दीजिए। इसको हम कहेंगे समेशन ऑफ डी। डी मींस डिविएशन, विचलन, ठीक है। यह धनात्मक भी होगा और ऋणात्मक भी होगा, जिससे ज्यादा होगा ऋणात्मक हो जाएगा, जिससे कम होगा रिजल्ट धनात्मक। अब आप इसके बाद हम सूत्र का प्रयोग करते हैं। इसमें किस सूत्र में हम कैसे इसको लाएंगे, सबसे पहले कल्पित माध्य जो माने थे आप उसको रख दीजिए। कल्पित माध्य आपका क्या था ए, उसके बाद समेशन ऑफ डिविएशन, जितना जो विचलन हुआ था प्रत्येक मूल्य का उस सब का योगफल, अब बटे टोटल नंबर, कितनी इकाइयां थी। अब इसको इससे आप देख लीजिए, आराम से समझ में आ जाएगा। इसमें देखिए 8 है टोटल नंबर, प्रत्येक का वैल्यू ये है। इसमें कल्पित माध्य मान लिया है 2000 को, ए बराबर 2000, यहां पर मान लिया कि कल्पित माध्य 2000 है। अब विचलन को देखिए, यही याद रखना है विचलन हम कैसे निकालेंगे, तो डी बराबर एक्स माइनस ए, यानी ओरिजिनल मूल्य में से हम कल्पित माध्य को घटा देंगे। ओरिजिनल मूल्य में से कल्पित माध्य, ओरिजिनल मूल्य आपका क्या था x, उसमें से 1 घटा देंगे। अगर हम 2000, यहां जो है ओरिजिनल मूल्य 1800 में से 2000 घटाते हैं तो कितना आएगा -200। इस तरह से -100, -250, यहां +200, और यहां तो 0 हो जाएगा क्योंकि 2000 - 2000, ठीक है। यहां जो है 2060 - 2000 तो पॉजिटिव 60, ये यहां आ जाएगा 1600 - 2000 तो निगेटिव 400 है ना, और ये -110। जब सबको जोड़ते हैं तो प्लस माइनस क्रॉस करते हुए -800 आ जाता है, ठीक है। इन सबों का योगफल करते हैं तो -800 आता है। ऐसे भी देखने में लग रहा है कि माइनस वाला ज्यादा है, प्लस वाला तो यही दो है ना, 200 और 60, तो -800 आता है। यानी समेशन ऑफ डी आपका कितना आ गया 800। सूत्र याद कीजिए, क्या आपने लिखा था, कल्पित माध्य यानी ए प्लस समेशन ऑफ डी बटे एन। ए समानांतर माध्य बराबर ए प्लस समेशन ऑफ डी बटा एन। देखिए उस पर ये बैठा दिया, ए प्लस समेशन ऑफ डी बटा एन, यानी 2000 आपने ए और -800 आपका था। अब बटा एन कितना था, नंबर्स कितने थे 8 से भागा दे दिया, -100 कट के आ जाएगा, 2000 प्लस इंटू -100, ठीक है। एक्चुअली प्लस माइनस -1900 उत्तर आपका आ गया। पिछलका में 1900 आया था। चलिए अब थर्ड विधि देखते हैं, पद विचलन विधि। ये बस इसमें एक स्टेप और बढ़ जाता है, पद विचलन विधि। ये लघु मेथड जो अभी आपने पढ़ा इसको और इजी किया है, पद विचलन विधि। इसको ध्यान से देखिए, इसमें क्या करते हैं कि d को एक कॉमन फैक्टर से भाग दे देते हैं। d को, जो d आपका निकल के आया था ना विचलन, उसको एक कॉमन फैक्टर से भाग देते हैं। कॉमन फैक्टर मतलब जो सब में हो, है ना। तो किस में हो, जो सारे विचलनों में हो, जो विचलन निकाल के आया था उन सबों में हो, उससे हम भाग देते हैं। तो उससे जब हम भाग देते हैं तो निकल के रिजल्ट आता है d डैश, उसको बोलते हैं
डी था, डी में कॉमन फैक्टर से भाग देते हैं, तो कॉमन फैक्टर को हम सी से बोलेंगे, सी फॉर कॉमन, तो डी बटे सी हम उसको कह सकते हैं। डी कैसे निकल के आया था, फिर से माइंड में याद कीजिए, बस यही सब टर्म याद करना है, चीजें बहुत इजी है। डी कैसे निकल के आया था, एक्स माइनस ए, यही ना डी निकाले थे, तो हम ये कह सकते हैं कि डी बराबर एक्स माइनस ए, तो डी डैश अगर निकालना है कॉमन फैक्टर से भाग देकर, तो एक्स माइनस ए बटे सी, यानी x माइनस ए बटे सी कहें या d बटे सी कहें, तो d डैश बराबर d बटे सी, यही एक स्टेप इसमें बढ़ जाएगा। इसको आप ध्यान से देखिए, इसका सूत्र क्या है, समानांतर माध्य बराबर a प्लस समेशन ऑफ d डैश बटा n, d के जगह पर कौन यहां आ गया, d डैश, ठीक है, बटा n इंटू सी। यहां d डैश क्या है, संक्षिप्त विचलन का योग, और c उभयनिष्ठ गुणांक। संक्षिप्त विचलन, मूल विचलन बड़ा था, उसमें हम c से भागा देंगे तो छोटा हो जाएगा ना। अगर एक विचलन 100 है और हम 10 से 100 में भागा देते हैं तो कितना आ जाएगा, d डैश 100 बटा 10 बराबर 10, तो 100 के तुलना में 10 संक्षिप्त हुआ ना। बस इसको आप बनाइएगा तो खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। इस पर देख लीजिए, ये सारा आपका नंबर्स है, विभिन्न नंबर्स का ये वैल्यूज है, विभिन्न नंबर्स का ये वैल्यूज है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, विचलन निकाल लेंगे। विचलन को हम क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, एकदम अंग्रेजी याद रखो, डिविएशन, क्योंकि सारा उसी के संकेत पर है। हम ठीक है, अब हम ये कह सकते हैं कि हिंदी बोल के हम काम चला सकते हैं, लेकिन इस संकेत को हम क्या करें, यही संकेत पूरा मैथ में चल रहा है, तो आप डी समझ नहीं पाओगे। डी का जो है डिविएशन आप दिमाग में रखोगे तभी तो पता चलेगा कि ये डी फॉर डिविएशन है, और डिविएशन का मतलब विचलन होता है। तो डी के लिए हम क्या करेंगे, एक्स माइनस ए कर दिया, हमारा निकल गया। अब ये जितने भी डिविएशन आए, इसमें आप देखो कि एक कॉमन फैक्टर कौन सा बन रहा है, तो कॉमन फैक्टर हम 100 नहीं बना सकते। सबसे पहले किसी भी मैथ को सोल्व करने में अगर आपको कुछ अपने तरफ से लेने हैं, अपने जैसे आप बोलते हो ना, मान लिया कि, तो उस तरह से कुछ लेना है, तो ये दिमाग में रखो मैथ को इजी रखने के लिए कि कभी ऐसा चीज न ले जो हमको दशमलव में उलझाते, सीधे सीधे कटे। दशमलव में उलझाने से क्या होता है कि आपको बनाने में कभी कभी गहरी त्रुटि आ जाएगी, आप सही जानते हुए भी मैथ को गलत सोल्व कर दोगे। तो हमने ये देखा कि क्या ले इसमें कॉमन फैक्टर, तो 100 ले नहीं सकते क्योंकि 100 से नीचे है, फिर दशमलव का समस्या आ जाएगा। तो हमने देखा कि 10 ले लेते हैं, तो 10 यहां पर कॉमन फैक्टर हमने ले लिया। तो अब इसके d की जगह पर हम क्या निकाल रहे हैं, d डैश, यानी संक्षिप्त कर रहे हैं विचलन को। विचलन 200 है, 100 है, तो इसको और संक्षिप्त कर रहे हैं। तो d डैश में हम, या d में हम c से भाग दे दिए। c कितना मेरा था, 10 लिए थे, तो ये हमारा क्या हो गया, 200 बटा 10 माइनस 20, क्योंकि माइनस 200 विचलन आया था, माइनस 100 बटा 10 माइनस 10। दो सूत्र निकल रहे हैं डी डैश का, या तो डी बटे सी या एक्स माइनस ए बटे सी, बात तो एक ही है ना। दोनों में से कोई आपको दिमाग में रहेगा, आप निकाल लेंगे। अब ये जो संक्षिप्त विचलन आया, ये संक्षिप्त विचलन है, इन सबों को जोड़ दीजिए। उसमें क्या किए थे, इसको जोड़े थे, उसके जगह पर इसमें हम इसको जोड़ देंगे। तो इसको जोड़े तो ये आ गया समेशन ऑफ डी डैश इज इक्वल टू माइनस 80। अब यहां सूत्र अपनाएंगे क्या, कि उसमें हम क्या किए थे कि a प्लस समेशन ऑफ डी बटे एन, यही किए थे ना। यहां हम d के जगह पर क्या प्रयोग किए, d डैश, और d डैश के लिए हमने क्या किया था, d डैश के लिए हमने d में c से भाग दिया था। तो जब भाग दिया हुआ चीज यहां आ रहा है, तो उसको उसी मूल्य पर पहुंचाने के लिए हम क्या करेंगे, जितना से भाग दिए हैं उतने से गुना फिर कर देते हैं। 10 से भाग दिए हैं, 10 से गुना कर देंगे तो फिर वहीं को वहीं पहुंच जाएगा ना। तो इसमें सूत्र में यही चेंज हो जाता है, a प्लस समेशन ऑफ डी डैश बटे एन इंटू सी, सी ना हटाए थे उसमें से, अब फिर सी से हम गुना कर दे रहे हैं। ये देखिए समानांतर माध्य बराबर a प्लस समेशन ऑफ डी डैश बटे एन इंटू सी। आपका कितना था, कल्पित कितना लिए थे, 2000 शुरू से लेते चला रहे हैं, प्लस माइनस 80 बटे 8, और सी आपने क्या लिया था 10। गुना करेंगे तो देखिए 80 दहा 800, माइनस 800 पहले वाला में आया था ना, जब सी से हम भागा नहीं दिए थे, तो कितना आ गया आपका निकल करके 1900। एक माध्य, आपका माध्य सही निकल रहा है, इसकी सबसे बड़ी यही पहचान है कि किसी भी मेथड से निकालिए आपका आंसर वही को वही आ जाना चाहिए। आपने 3 मेथडों से देख लिया, तीनों से आंसर वही आ रहा है। चले अब खंडित श्रेणी में आ जाएं। इसमें हमने क्या कहा कि फ्रीक्वेंसी होती है,
तो फ्रीक्वेंसी जैसे आपका होता है, मान लेते हैं कि आपके यहां दो तरह के नंबर आए हैं आपके एग्जाम में, एक 400 नंबर लाने वाले विद्यार्थियों का ग्रुप है और एक 300 नंबर लाने वाला विद्यार्थियों का ग्रुप है। अब 400 नंबर लाने वाला विद्यार्थियों का ग्रुप 10 है और 300 नंबर लाने वाला विद्यार्थियों का ग्रुप भी 10 है। तो अब यहां आपको कोई पूछेगा कि वैल्यू क्या है व्यक्तिगत, तो आपको एक विद्यार्थी ने 400 लाया, टोटल वैल्यू कितना निकला उस ग्रुप का, बात समझ में आ रही है? 400 नंबर लाने वाला टोटल जो विद्यार्थी है उसका कुल वैल्यू कितना हो गया। जैसे एक आम के दाम 5 रुपया, तो 5 आम के दाम कितना, तो 5 × 25 रुपया टोटल वैल्यू निकला। एक स्टूडेंट ने लाया 400 और उस ग्रुप में 10 हैं, तो टोटल वैल्यू तो 400 × 10 हो जाएगा। इस तरह से उसमें क्या था, एक के इकाई का सिर्फ वैल्यू का यूज हमको करना था, लेकिन इसमें कई इकाई के वैल्यू का यूज करना है। तो इस वैल्यू को हम कैसे निकालेंगे? फ्रीक्वेंसी से। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? एक ही मूल्य की कितनी बार पुनरावृत्ति होती है, यानी 400 नंबर कितने बार आए हैं, मीन्स कै छात्र लाए हैं। तो यदि 10 छात्र लाए हैं तो टोटल आया 4000 नंबर, 10 के मिला दिए तो, है ना? तो ये ना वैल्यू निकल गया एक इकाई का। बस वही करते हैं, इससे फ्रीक्वेंसी का महत्व बढ़ जाता है। और इस विधि में चर मूल्य को उनकी आवृत्ति से गुना कर देते हैं, मूल्य को आवृत्ति से गुना करते हैं। आपने क्या किया, 400 नंबर लाया, आप यही लिखेंगे 400 नंबर, एक अंक का कॉलम मान लेते हैं, बनाएंगे इस तरह से, इस साइड अंक लिख दिए, इधर विद्यार्थी की संख्या, अंक 400, विद्यार्थी की संख्या कितना, 10, है ना? तो जो ये अंक है ये तो x है ना, और विद्यार्थी की संख्या f, तो टोटल वैल्यू के लिए आपने क्या किया, 400 × 10, टोटल वैल्यू आ गया 400। तो क्या किया, अंक और विद्यार्थी की संख्या में से भाग दिया, गुना किया कि नहीं किया? अंक क्या था, x, विद्यार्थी की संख्या क्या था, फ्रीक्वेंसी, यानी fx, है ना? तो हम क्या करते हैं कि fx निकाल लेते हैं और सारे fx को जोड़ देते हैं। सारे fx को जोड़ेंगे तो उतना ही विद्यार्थी रहेगा ना। और इसका सूत्र यह है, समानांतर माध्य बराबर समेशन ऑफ fx बटे n और समेशन ऑफ f। आपको बनाने के में समझ में आ जाएगा, इसको यहां पर ध्यान दीजिए। प्राप्तांक जो मैंने कहा था वही है, ठीक है? 20 नंबर लाने वाले कितने विद्यार्थी हैं, 5, 30 नंबर लाने वाले 7, 40 लाने वाले 15, 50 लाने वाले 10, 60 लाने वाले 8 और 70 लाने वाले 5। टोटल विद्यार्थी कितने हो जाएंगे? तो आप फ्रीक्वेंसी को जोड़िएगा तब ना टोटल निकलेगा, तब ना समेशन ऑफ f किया है। यही होता है एक सिद्धांत में कहने में और एक प्रैक्टिकल बनाने में। प्रैक्टिकल बनाने में जितना सिद्धांत सोचने में आपको कठिन लग रहा था, यहां पर वो सारी उलझने आपकी समाप्त हो गई अपने आप। तो समूचे, अगर कोई यहां पूछे कि समूचे विद्यार्थी की संख्या कितने हैं, तो सीधा फ्रीक्वेंसी को जोड़ दो जो आवृत्तियां हैं, तो टोटल हमारा विद्यार्थी की संख्या निकल गया 50। अब टोटल वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? तो ये तो एक विद्यार्थी का अंक 20 था, 20 लाने वाले 5 विद्यार्थी हैं, तो टोटल पांचों मिलकर कितना लाए, 100। तो क्या किए हम, f फ्रीक्वेंसी में 1 से गुना कर दिए। तो प्रत्येक अंक पर हम फ्रीक्वेंसी से गुना करते जाएंगे। जैसे 50 लाने वाले 10 विद्यार्थी हैं तो टोटल हो गया 500। अब कुल वैल्यू कितना हुआ, सबके मिला के, सब अंक लाने वाले सारे विद्यार्थियों को मिला के कुल वैल्यू कितना हुआ? तो कुल वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, समूचे fx को जोड़ देंगे। ये तो एक तरह के अंक लाने वाले का ना कुल वैल्यू हुआ, सारे तरह के अंक लाने वाले का कुल वैल्यू, तो कुल वैल्यू आ गया हमारा 2240। यही काम वहां भी करते थे, अंतर यही है कि ये फ्रीक्वेंसी के चलते एक स्टेप हमको आगे, वहां फ्रीक्वेंसी नहीं था, एक का वैल्यू एक में था, है ना, एक का वैल्यू एक ही में था, फ्रीक्वेंसी कोई आवृत्ति उनकी नहीं थी। तो हमको कुल निकालने के, अब यहां क्या हो जाएगा, समानांतर माध्य बराबर समेशन ऑफ fx बटा जो है समेशन ऑफ f, ठीक है? या f के जगह पर हम क्या कर सकते हैं, n भी लिख सकते हैं, यानी नंबर्स ऑफ स्टूडेंट, वो भी तो यही रहेगा ना, है ना? यहां पर या तो समेशन ऑफ f लिखो और n कैपिटल दे दो, बात एक ही रह जाएगी, आंसर हमारा आ जाता है 44.8, ठीक है? हाँ, एक चीज ख्याल रखना, ये पीछे वाला में थोड़ा सा हम आ जा रहे हैं। एक चीज ख्याल रखना कि अगर कल्पित माध्य जो आपका है, यहां पर ये देखिए, अगर कल्पित माध्य ये जो आप लिए थे यहां 2000 और आपका आंसर निकल के आया था 1900, ठीक है? अगर संजोग से आप जो आंसर आपका आया, आप पहले आंसर तो नहीं जानते हैं, ठीक है? तो आप संजोग से 1900 अगर कल्पित माध्य ले लीजिएगा, तो ये जो है ना समेशन ऑफ d, ये शून्य आ जाएगा निकल के।
जब 1900 लीजिएगा तो ये आप घर पर प्रैक्टिस करके जोड़ घटा के देख लीजिएगा, ये जो है शून्य नजर आ जाएगा। और जब शून्य नजर आ जाएगा तो आप ये देखिए कल्पित माध्य आप कितना रखे 1900, तो यहां समेशन ऑफ डी कितना हो जाएगा शून्य, और शून्य बटे चाहे जो भी नंबर रहे, नंबर से अगर हम भागा देंगे, अगर नंबर से भागा देंगे तो यहाँ रिजल्ट क्या आएगा शून्य, है ना। तो 1900 प्लस शून्य बराबर पुनः आंसर 1900 के 1900 रह जाएगा, है ना। तो दोनों में चाहे आप किसी से बनाइए, अगर कल्पित माध्य जो आंसर आया है वही संयोग से आप पहले ले लिए थे तो आपका वो समेशन जो है वो हमेशा शून्य में आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। तो यहां पर एफ एक्स बटे एफ, तो यहां आंसर इसका जो है 44.8, ये बिल्कुल अलग मैथ है, इसका उससे कोई लेना देना नहीं है। अब हम लघु विधि इसमें अपनाते हैं। लघु विधि में बस यही करते हैं जो व्यक्तिगत श्रेणी में करते थे। व्यक्तिगत श्रेणी में क्या किए थे, व्यक्तिगत श्रेणी में से जो है उसमें लघु विधि से निकालने में हम एक कल्पित माध्य ले लेते थे। कल्पित माध्य को हमने क्या कहा था ए, चलिए इसमें भी ले लेते हैं और फिर उसका विचलन निकालते हैं। देखिए यहां पर सेट में देखिए ये है, ठीक है। इसमें इनका फ्रीक्वेंसी ये है, 20 नंबर लाने वाले 5 छात्र हैं, 30 नंबर लाने वाले 7 छात्र हैं, इस तरह से ये दिया हुआ है। टोटल नंबर कितने हो गए स्टूडेंट के, तो ये फ्रीक्वेंसी को जोड़ देंगे, स्टूडेंट का नंबर मेरा निकल जाएगा। अब हम एक कल्पित माध्य ले लिए, कल्पित माध्य ले लिए 40, ठीक है। अब 40 को ले लिए तो हम देखते हैं कि इसके डी हम निकाल लेते हैं, यानी डिविएशन कितना होता है, विचलन कितना होता है। तो विचलन के लिए आपका सूत्र था x माइनस ए हमने कर दिया, विचलन हमारा ये सब आ गया, ठीक है, ओके। अब सारे विचलन के बाद विचलन जो आया तो ए का विचलन आया ना, एक इकाई का ना। आप ध्यान दीजिए, पांच विद्यार्थियों की जो है 5 विद्यार्थी ऐसे हैं जिसमें प्रत्येक का अंक 20 है, तो एक का ही विचलन नहीं निकल के आएगा -20, ठीक है। तो अब हमको समूचे का विचलन निकालना है, तो इन विचलन में विद्यार्थियों की संख्या से गुना करना पड़ेगा। तो -20 इंटू 5, तो ये हमारा आ गया 500। वहां क्या किए थे, इसके पहले वाला में एफ एक्स किए थे, समझ गए, क्योंकि वहां पर विचलन हमारा नहीं निकालना था, एफ से सीधे एक्स में गुना किए थे। यहां विचलन निकाले तो विचलन से हम गुना करेंगे, तो ये एफ डी यहां निकाला जाता है, यानी फ्रीक्वेंसी इंटू डिविएशन, ठीक है। अब सारे का उसी तरह हम फ्रीक्वेंसी इंटू डिविएशन से विचलन निकाल लिए। हमारा फ्रीक्वेंसी इंटू डिविएशन का समेशन यानी योग आ गया 240, ठीक है। तो अब हम समानांतर माध्य के लिए वही सूत्र अप्लाई करते हैं। अंतर क्या हो जाएगा कि यहां पर एफ डी आ जाएगा, है ना, वहां क्या था एफ एक्स था, ठीक है। तो ये ए प्लस, ये ध्यान रखना है कि जो ही हम लघु विधि और पद विचलन विधि में आते हैं तो सबसे पहले जो ऐड करना है वो कल्पित माध्य ऐड करना है, सबसे पहले उसको लिख देना है। तो कल्पित माध्य प्लस उसके बाद पूरा सूत्र देना है। तो कल्पित माध्य ए प्लस एफ डी बटे एन, 40 प्लस 240 बटे 5, देखिए 50, है ना, कितना आ गया 40, काटेंगे तो 4.8 आएगा, ठीक है, यानी 44.8। अब आप पिछलका का देख लीजिए कि उसमें कितना आया था, 44.8 करेक्ट है। दोनों का दो विधि से निकाले, दोनों में आंसर एक ही आ रहा है। चलिए थर्ड में हम आते हैं, नेक्स्ट पद विचलन विधि। पर अब उसमें क्या किए थे, शुरू वाला में आप देखिए व्यक्तिगत श्रेणी में आपने क्या किया था, डी, लघु विधि में डी एक बढ़ जाता है पद, तो स्टेप डिविएशन में क्या बढ़ता था, पद विचलन में डी डैश। तो डी डैश निकालने के लिए हम क्या करते थे, डी बटे सी कर देते थे, या एक्स माइनस ए बटे सी कर देते थे, है ना। तो बस एक इसको और बढ़ा देना है, सीधे बना ही जो है बना के ही देखिए, ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। ये मूल्य है 20, 30, 40, 50, 60, 70, ठीक है। ये फ्रीक्वेंसी है, यानी 20 नंबर लाने वाले 5 छात्र हैं, 30 नंबर लाने वाले 7 छात्र हैं। इसको अब ज्यादा विश्लेषण करने की एक ही चीज की जरूरत नहीं है। अब हम कल्पित माध्य से मान लिए 40, ठीक है। अगर 40 मान लिए तो इस आधार पर डी निकालेंगे। डी के लिए हमको क्या करना है, x माइनस ए, यानी मूल्य में से हमको जो है कल्पित माध्य को घटा देना है। तो हम x माइनस ए किए तो हमारा ये सब डी आ गया प्रत्येक पद पर, है ना। जब ये डी आ गया तो अब हमको डी डैश निकालना है। डी डैश के लिए आप क्या करेंगे, x माइनस ए बटे सी। सी क्या है, कॉमन फैक्टर। कोई एक कॉमन फैक्टर इसमें से उठाना है, समझ रहे हैं, किसमें से, इसमें से अब नहीं उठाना है, क्योंकि कॉमन फैक्टर अब किसका जो है डी, किसमें जो है डी डैश किससे निकाल रहे हैं, डी से,
तो हमको कॉमन फैक्टर इससे उठा रहा है, डिविएशन से, डिविएशन में कोई कॉमन फैक्टर हमारा मिले। तो हम देखते हैं कि इसका नंबर क्या है, 20, 10, 10, 20, 30। तो कॉमन फैक्टर 20 तो नहीं लेंगे क्योंकि 10 उससे छोटा पड़ जाता है, ठीक है, तो 10 ले लेते हैं, 10 से छोटा कोई नहीं है। आप सवाल कर सकते हैं कि सर 0 है, लेकिन 0 एक ऐसी संख्या है कि उसमें 10 से भागा देंगे तो फिर रिजल्ट 0 आ जाता है, कोई फर्क उससे नहीं पड़ रहा है, तो हम 10 आराम से ले रहे हैं, ठीक है। जब 10 लेते हैं तो हमारा डी डैश ये निकल के आता है, ठीक है। अब डी डैश, अब यहां हम क्या करेंगे कि उसमें एफ डी किए थे, एफ में डी से गुना किए थे, इसमें एफ में डी डैश से गुना कर देंगे। जब एफ में डी डैश से गुना करते हैं तो ये रिजल्ट आता है। अब ये समूचे डी डैश एफ डी डैश को हम जोड़ देते हैं, समूचे एफ डी डैश को जोड़ते हैं तो हमारा आ जाता है 24। अब आगे का स्टेप क्या होगा, ये अपने माइंड में आप खुद सोचिए। आगे का स्टेप ये होगा कि चूंकि बटा सी की है, ये चलते सूत्र में गुना सी करना होगा। जितना से हम भागा दिए हैं उतने से गुना कर देंगे तो फिर वहीं हम पहुंच जाएंगे। तो ये देखिए सूत्र आपका आ गया, कल्पित माध्य प्लस समेशन ऑफ एफ डी डैश बटे एन इंटू सी, ठीक है। एन के जगह पर समेशन ऑफ एफ भी लिख सकते हो, पूरा फ्रीक्वेंसी का योग है ना, बात एक ही है, चाहे फ्रीक्वेंसी को जोड़ दें या नंबर्स जोड़ दें, इंटू सी। तो हमारा कल्पित माध्य लिए थे हम 40, ठीक है, 40 प्लस 24 बाई 50, 24 कहां से आया, समेशन ऑफ एफ डी, और बटा जो है नंबर्स यानी फ्रीक्वेंसी, समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी 50 इंटू 10, क्योंकि इसमें 10 से भागा दिया होता तो फिर हम 10 से गुना कर दिए, बात वही रह गई। आंसर आ गया मेरा 44.8, यानी तीनों विधियों से एक ही आंसर निकल रहा है। मेरा जो है कैलकुलेशन बिल्कुल सही रास्ते पर है। अब हम देखें लास्ट है ये, इसमें भी 3 स्टेप है, बस इसके बाद आपकी क्लास खत्म हो जाएगी। अखंडित श्रेणी, अखंडित श्रेणी में हमने कहा कि कंटिन्यूअस होता है और इसमें 2 तरह की चीजें होती है। एक को हम कहते हैं, आप पढ़े होंगे 10th क्लास में, अपवर्जित श्रेणी, और दूसरे को कहते हैं समावेशी श्रेणी, ठीक है। तो एक को जैसे होता है 1 to 10, और उसके बाद होता है 10 to 20, 20 to 30। आप ये ध्यान रखिए, जो है लोअर पद और हायर पद, यानी 0 to 10, 10 to 20, 0 लोअर हुआ, 10 ऊपरी सीमा हुआ, है ना। तो पहले वर्ग की ऊपरी सीमा दूसरे वर्ग की निचली सीमा रहती है। 0 to 10, 10 to 20, पहला वर्ग की ऊपरी सीमा कौन हुआ, 10, तो दूसरे वर्ग की निचली सीमा कौन हुई, 10 to 20। यह होता है अपवर्जित श्रेणी, जिसमें कंटिन्यू चलते रहे, एकदम कहीं टूट नहीं। समावेशी श्रेणी में क्या होता है कि एक के अंतर आता है, जैसे उसको ऐसे आप लिख सकते हो 1 to 9 या 1 to 10, तो फिर 11 to 20, है ना, अगला वर्ग बनेगा 11 to 20। तो यदि समावेशी श्रेणी में है तो उसको अपवर्जित श्रेणी में ला दीजिए। अपवर्जित श्रेणी में लाने के लिए क्या है मेथड, अपवर्जित श्रेणी में लाने का मेथड है कि आप देखिए वहां पर 1 to 10 है या 11 to 20 है ना। तो पहले वर्ग की ऊपरी सीमा, पहले वर्ग की ऊपरी सीमा कितना हो गया, 1 to 10, तो 10 है ऊपरी सीमा, और दूसरे वर्ग की निचली सीमा, तो दूसरा वर्ग आपने क्या लिया था, 11 से 20, दोनों के बीच में जो अंतर है, तो पहले वर्ग की ऊपरी सीमा 10, दूसरे वर्ग की निचली सीमा 11, दोनों के बीच में अंतर कितना है, 1 का, है ना, 10 और 11 के बीच में अंतर है, उस 1 में 2 से भागा दे दीजिए, तो आ जाएगा 0.5। अब क्या कीजिए कि निचली सीमा में 0.5, निचली सीमा से 0.5 घटा दीजिए, ऊपरली सीमा में 0.5 जोड़ दीजिए प्रत्येक वर्ग में। जैसे वहां क्या था 1 to 10, तो 1 में से 0.5 घटा दीजिए तो 0.5, और उधर हो जाएगा 10.5। निचली सीमा में से 0.5 घटाएंगे तो ये 1 से न शुरू किए थे, तो 1 में 0.5 घटाएंगे तो कितना होगा 0.5, और ऊपरी सीमा में 0.5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 10.5। फिर दूसरा वर्ग में भी वही काम करेंगे। तो दूसरा वर्ग हमारा कहां शुरू हुआ था समावेशी श्रेणी में, 11 से 20, तो 11 में से भी 0.5 घटाइए तो कितना हो गया 10.5। अब देखिए मिल गया कि नहीं, 0.5 to 10.5, 10.5 to 20.5, यही जाएगा ना। फिर 20.5 to 30.5, यानी अब आ गया अपवर्जित श्रेणी में। तो इस तरह से बदल लेंगे आसानी से, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसमें अब हम देखें प्रत्यक्ष विधि में क्या होता है, यह है अखंडित श्रेणी में। इसमें देखिए इसको सीधे बना के ही समझिए, इतना समय बर्बाद करने से कोई यह नहीं है, इसी में आपको पता चल जाएगा। ये देखिए अखंडित श्रेणी है और अपवर्जित श्रेणी में है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, है ना। अपवर्जित श्रेणी में कंटिन्यूअस है, कहीं रुक नहीं रहा है। चलिए इसमें एक और विशेषता है कि ये 0 से 10 में है, वो 0 से 9.99 तक वैल्यू आएगा, 10 का वैल्यू इसमें ऐड नहीं होता है। 10 वाला जो होगा वो इसमें चला आएगा। 0 से 10 के बीच में मान लेते हैं कि ये
2 अंक लाने वाला है, 3 अंक लाने वाला है, 4 अंक लाने वाला है, ये सब तो 0 से 10 के बीच में रहेगा। कोई 10 अंक लाने वाला अगर है तो वो इसमें नहीं होगा बल्कि इसमें आएगा। इसी तरह 20 अंक लाने वाला है तो इसमें आ जाएगा। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। ये विद्यार्थियों की संख्या है। अब यहां क्या है कि हमको x पता नहीं है, समस्या आ रही है, क्योंकि अभी तक समानांतर माध्य में आपने क्या किया, मूल्यों का योग किया, चाहे जिस प्रकार से करे। x का तो आपको जरूरत पड़ेगी ना, क्योंकि अभी आपने निकाला fx डैश या fx या x बटे n, समेशन ऑफ x बटे n, हर जगह आपका x आया, यहां पर आपका x नहीं है, तो x के लिए आप क्या कीजिएगा, इनका मिड पॉइंट निकाल लीजिए, इन सबका मध्य बिंदु। तो 0 to 10 का मध्य बिंदु देखिए ये आगे निकाला हुआ है, कितना होगा, 0 to 10 मिड पॉइंट 5, 0 + 10/2 मिड पॉइंट, दोनों 2 ही अंक है ना, दोनों का औसत निकाल लेंगे तो इनका मिड पॉइंट आ गया 5। 10 to 20 का मिड पॉइंट 15, 20 जोड़ 10 30/2 15, 30 जोड़ 20 50/2 25, 40 जोड़ 30 70/2 35। इस तरह से सबका हम बारी बारी से मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट x का काम करेगा, x की जगह पर यही आ जाएगा। ठीक है, फ्रीक्वेंसी तो पहले से ही दिया हुआ था, ये देखिए विद्यार्थियों की संख्या 8 12 20, यही फ्रीक्वेंसी है ना, आवृत्ति यही ना है कि 0 से 10 अंक लाने वाले कितने छात्र हैं, यही छात्र बार बार पुनरावृत्त हो रहे हैं कि नहीं एक अकेले नहीं है, 8 है, हम भी हैं, है ना। तो ये यही फ्रीक्वेंसी है, तो इसको जस के तस यहां पर रख दिया गया, 8 12 20 25, है ना। ये टोटल आपका फ्रीक्वेंसी है, इसको आप समेशन ऑफ f भी एक कह सकते हो और नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स भी कह सकते हो, n भी कह सकते हो। अब क्या हुआ, अब वहां पर आपने किया था f और x में गुना किया था, अब x की जगह पर यहां कौन आ गया है, m, तो fm कर देंगे, टोटल वैल्यू निकल जाएगा मेरा। वहां टोटल वैल्यू निकालने के लिए fx किए थे, 0 से 10 अंक लाने वाले का टोटल वैल्यू, फिर समूचे का टोटल वैल्यू, तो एक एक अकेले का टोटल वैल्यू निकाले वर्ग का, और फिर समूचे का टोटल वैल्यू के लिए इस समूचे एक एक जो है टोटल वैल्यू को जोड़ देंगे तो आ जाएगा ना, तो समेशन ऑफ fm यानी सारे fm का योग। अब मेरा सूत्र आ गया सीधा, वहां क्या था, समेशन ऑफ x बटे n, यहां क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ fm बटे n, क्योंकि कुल मूल्य तो यही आ रहा है ना, और उसमें नंबर से हम भागा दे देंगे। नंबर कितना था टोटल, 100, नंबर मीन्स स्टूडेंट की संख्या, कितनी स्टूडेंट की संख्या है, 100, तो औसत आ गया 33.7। ओके, नेक्स्ट मेथड लघु विधि, फिर इसमें भी लघु विधि है। लघु विधि के लिए क्या करेंगे, कल्पित माध्य ले लेंगे, फिर d निकाल देंगे, है ना। तो आ जाइए इसको बना लीजिए। सबसे पहले एक कल्पित माध्य लेते हैं, तो कल्पित माध्य इसमें a25 देखो ले लिया है, ठीक है। अब ये है, सबसे पहले ये ध्यान देना है कि ये किस श्रेणी में है, अपवर्जी श्रेणी में है, अखंडी श्रेणी में है और अपवर्जी में है। तो अब पहले तो मिड पॉइंट निकालना होगा x के लिए, क्योंकि x हमको पता नहीं है, तो हम पहले m निकाल लेते हैं। तो m देखो यहां दिया हुआ है, मिड मीन्स समझ रहे हैं ना, मिड मीन्स बीच का वैल्यू 20, 30 के बीच का वैल्यू 25, 20 + 30 जोड़ दीजिए, 2 से भागा दे दीजिए, मिड वैल्यू निकल जाएगा, वो आपका x हो जाएगा। तो m निकाल लिए, इसका फ्रीक्वेंसी ये है। कल्पित माध्य हमने 25 ले लिया है, तो कल्पित माध्य के लिए आपका सूत्र क्या था, जब कल्पित माध्य आपने ले लिया तो डिविएशन के लिए सूत्र क्या था, d बराबर x - a, यहां x का जगह कौन ले रहा है, m, तो m - a हो जाएगा। x की जगह m ले रहा है तो m - a, तो हमने m - a कर दिया। m - a कर दिया तो समूचे का डिविएशन अलग अलग सारे वर्ग का मेरा निकल के आ रहा है 25 m - a, यानी m 5 - 25 तो -20, ठीक है। 15 - 25 -10, कुछ प्लस में आ रहे हैं कुछ माइनस में। ओके, यहां भी ये ख्याल रखिएगा कि जहां भी आप कल्पित माध्य ले रहे हैं, अगर संजोग से आप उसको ले लिए हैं जितना आंसर आता है तो वो 0 आ जाएगा, यहां भी वही काम होगा। तो ये देखिए, तो ये हमारा आ गया d समूचा। अब d को हम इसमें क्या किससे गुना करेंगे, तो फ्रीक्वेंसी से, है ना। टोटल विचलन कितना हुआ, तो टोटल विचलन जानने के लिए एक स्टूडेंट का विचलन -20, तो 8 स्टूडेंट का विचलन 20 × 60 निगेटिव -160, है ना। इस तरह से प्रत्येक वर्ग का हम विचलन अलग अलग निकाल लेंगे, टोटल विचलन, और एक बार समूचे का टोटल विचलन जोड़ देंगे। तो समूचे का टोटल विचलन जोड़ेंगे, यानी समेशन ऑफ fd, जितना fd आया है सबको समेशन ऑफ fd हमारा आ गया। अब इसको हम ये सूत्र का प्रयोग कर देते हैं,
समानांतर माध्य बराबर ए, कल्पित माध्य को तो हमने कहा ही कि जब भी कल्पित माध्य से आप बनाइए तो सबसे पहले कल्पित माध्य को रखिए, उसके बाद जोड़ दीजिए सूत्र में समेशन ऑफ एफ डी, टोटल वैल्यू आपका, कुल वैल्यू। औसत निकालने के लिए आप ये करते हैं कि कुल मूल्य में संख्या से भाग दे देते हैं, तो कुल मूल्य आपका यही ना है समेशन ऑफ एफ डी, इसमें संख्या से भाग दे दीजिए, या समेशन ऑफ एफ और एन दोनों में से कुछ भी आप लिख दीजिए। तो कल्पित माध्य आपने कितना लिया था 25, समेशन ऑफ एफ डी कितना आया 870/100, कितना आ गया 33.7। ये बिल्कुल अलग रीति है, ये अखंडित श्रेणी में पढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, अखंडित श्रेणी में। ये मेरा पहला निकाल के आया। अगला हम देखते हैं पद विचलन विधि। पद विचलन में क्या कीजिएगा, ये नेक्स्ट देखिए, पद विचलन में क्या करना है। पद विचलन में हमको जो है डी की जगह पर क्या लेना है डी डैश, और डी डैश के लिए हम क्या करेंगे डी बटा सी। डी बटा सी कैसे निकाला जाता है एक्स माइनस ए बटा सी हम कहें, यहां क्या हो जाएगा, यहां एक्स नहीं होता है, क्या हो जाएगा एम माइनस ए बटा सी। एम माने एम माइनस ए बटा सी कहें या डी बटा सी कहें, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो बस उसी का हम यहां यूज करेंगे। और चूंकि सी से भागा देके निकालेंगे, इस चलते फाइनल सूत्र में सी से हम गुना भी कर देंगे। अब ये देखिए डी डैश बराबर मैंने यहां लिख दिया है एम माइनस ए बटे सी। एम क्या है एक्स, एक्स यहां एक्स का जगह ले रहा है एम, मिड पॉइंट है ना। अब इसको ये इस तरह से आपका सोल्व है। ये देखिए अपवर्जी श्रेणी में ये भी है 0, 10, 10, 20। मिड वैल्यू पहले निकालिए क्योंकि एक्स आपको जानना है, या एक्स का जगह एम ले रहा है। उसके बाद फ्रीक्वेंसी है, हम डिविएशन पहले निकाल लिए, ठीक है, डिविएशन हमारा ए आया। अब हमको डी बटा सी निकालना है, यानी डी डैश निकालना है, तो डी डैश एम माइनस ए बटे सी। अब डी डैश निकालने के लिए हम क्या करेंगे कॉमन फैक्टर से भागा देंगे, ठीक है। तो कॉमन फैक्टर हम कहां चुनेंगे, तो जो डिविएशन आया है उसमें से कॉमन फैक्टर, मैंने बताया था कि डिविएशन में से कॉमन फैक्टर चुनिए। डिविएशन जहां नहीं है व्यक्तिगत में आप जा सकते हैं, उसमें से कॉमन फैक्टर मूल्य में से चुनते हैं, लेकिन यहां पर जब डिविएशन आएगा तो डिविएशन में से कॉमन फैक्टर चुनिए, ठीक है। तो डिविएशन में से कॉमन फैक्टर चुनते हैं, तो यहां आपको देखने में साफ लग रहा है कि 10 कॉमन फैक्टर सबसे बढ़िया होगा, ठीक है। तो 10 को हमने ले लिया, सी बराबर 10। अब इसमें 10 से भागा देते गए, आपका रिजल्ट -2 -1 इस तरह से आते गया। 40 में 10 से भागा दिए 4 आ गया। अब ये जो है समूचा हमारा डी डैश निकल गया संक्षिप्त। इसको हम डी डैश को क्या बोलते हैं संक्षिप्त विचलन, और डी विचलन, डी विचलन डिविएशन, और ये क्या है समराइज डिविएशन संक्षिप्त विचलन। तो हमारा टोटल संक्षिप्त विचलन जो है आ गया 87। अब 87 आ गया, इसका मतलब क्या है कि टोटल डी कितना होना चाहिए 870, क्योंकि 10 से भागा दे के निकाले हैं ना, है ना। तो ये टोटल जो है इनमें अगर हम 10 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 870। अब इसमें देखिए ये ध्यान दीजिए, सूत्र इसका हम यूज करते हैं। तो सबसे पहले तो हम जोड़ में कल्पित माध्य को रखेंगे। कल्पित माध्य समेशन ऑफ एफ डी डैश बटे एन, चूंकि एफ डी डैश निकालने में सी से भागा दिए थे तो वहीं के वहीं उसको छोड़ने के लिए सी से गुना कर दिए, कोई अंतर नहीं। क्या हो गया 25 + 87 × 100, या 87/100 × 10, 8.7 मरतबे कटेगा, ठीक है। यानी 25 + 8.7 है ना, 10 दाई 100 और 10 से 87 8.7 कितना आ गया 33.7। पिछला कितना था 33. ओके ठीक है, आगे बस अब एक और है, इसको देखिए। ये अब जितना भी माध्य बनाए आप माध्य निकाले, वो आपका सही है कि गलत, इसके परीक्षण के लिए चार्लियर नाम के एक अर्थशास्त्री और सांख्य शास्त्री ने शुद्धता परीक्षण का एक सूत्र दिया था। वो शुद्धता परीक्षण का सूत्र यही है, समेशन ऑफ एफ इंटू डी डैश प्लस 1 इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ डी डैश प्लस समेशन ऑफ एफ। ये कुछ नहीं है, पहले इसको देख लीजिए, इसको पहले आइए इस तरफ वाले भाग को, इसमें आप ये देखिए कि कॉमन फैक्टर क्या है, तो समेशन ऑफ एफ दोनों में कॉमन फैक्टर है ना। तो समेशन ऑफ एफ को कॉमन फैक्टर छाट लेते हैं तो क्या बच जाता है डी डैश प्लस 1। देखिए यहाँ डी डैश प्लस 1 वही है कि नहीं है, समेशन ऑफ एफ जैसी कॉमन फैक्टर छाटिएगा ये डी डैश प्लस 1 बच जाएगा। तब यही कहता है कि एक डी डैश प्लस 1 का वैल्यू पर निकालिए, एक तरफ एफ डी डैश के वैल्यू पर निकालिए, दोनों तरफ से यदि वैल्यू बराबर आ जाता है तो आपका समानांतर माध्य निकाला हुआ सही है। तो इसको आप इसमें देख लीजिए, ये किए हुए, ये आपका x है, ठीक है। तो x यहां पर जो है ये अखंडित श्रेणी में है,
तो हमको m जानना होगा, इसमें x की जगह पर m यूज होगा, तो m के लिए मिड पॉइंट निकाल लिए, सबका मध्य बिंदु निकाल लिए। हमारा मध्य बिंदु ये आया, फ्रीक्वेंसी ये आया। चलिए हम d मान लेते, a मान लिए यहाँ कल्पित माध्य 25। कल्पित माध्य जब मान लिए तो उसके आधार पर हम d निकाल रहे हैं। d बराबर क्या होगा, x माइनस ए सूत्र है, x का जगह यहाँ कौन ले रहा है, m, तो m माइनस ए। उसके आधार पर हम डिविएशन निकाले तो हमारा सारा डिविएशन ये आ रहा है। जब मेरा डिविएशन ये आ गया तो अब हम जो है d डैश निकालते हैं, संक्षिप्त विचलन। अभी तक विचलन निकाले थे, अब विचलन को और संक्षिप्त कर देते हैं, यानी छोटा कर देते हैं। छोटा करने के लिए क्या करते हैं कि कॉमन फैक्टर से भाग दे देते हैं, यानी d बटे सी कर देते हैं, या m माइनस ए बटा सी कर देते हैं। जो ही d बटे सी करते हैं तो कॉमन फैक्टर 10 से भागा देते हैं, तो ये आ जाता है, यानी सब का दहाई खत्म हो जाएगा। 10 से भागा देंगे तो ऑटोमेटिकली दहाई 20 की जगह पर 2, 10 की जगह पर 1, 30 की जगह पर 3, 40 की जगह पर 4, हमारा ये आ गया। अब हम टोटल एफ डी डैश निकालेंगे, तो टोटल एफ डी डैश पहले एक एक वर्ग का निकालेंगे, तो हमारा ये एफ और डी डैश में गुना करेंगे, एफ और डी डैश, ठीक है। ये -16, 8 दूना 16, -16, 12 गुना -1, -12, इस तरह से निकाल लेंगे। ये समूचे समेशन कर देंगे अब इनका, टोटल एफ डी डैश, समूचे वर्गों का एफ डी डैश जो आया सबको, तो हमारा आ गया 87। अब जब ये 87 आया तो हम ये देखें एक वर्ग और नया बनाते हैं इसमें, जो अभी तक नहीं बनाए थे। वो वर्ग क्या है कि एफ इंटू डी प्लस डी डैश प्लस 1, एफ इंटू डी डैश प्लस 1। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, सबसे पहले डी डैश प्लस 1 जानना होगा। डी डैश प्लस 1 देखिए, डी डैश आपका ये आया, और इसमें एक अगर हम जोड़ते हैं, जैसे हम -2 है, तो -2 में एक जोड़ते हैं तो हमारा क्या रिजल्ट आएगा, -1, ठीक है। अब -1 है और उसको f में गुना कीजिए, f कहां है 8, तो 8 इंटू -1 तो -8 आ जाता है कि नहीं आ जाता है। इस बस ये एक भी कड़ी अगर आप ये समझ लिए तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर से इसको देख लीजिए, यहां डी डैश प्लस 1 जानना है, आप ऊपर इसको अलग बनाते समय लिख भी सकते हैं कि डी डैश प्लस 1 बराबर, एक निकाल के ऊपर ही दिखा दीजिए या साइड में निकाल के दिखा दीजिए। अब डी डैश हमारा जो कुछ भी आया है, जैसे डी डैश यहां आया -2, या इसको ले लो 3, ठीक है, डी डैश 3 है, तो 3 में हम 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4, और 4 इसमें 1 से फिर गुना करना है, ये डी डैश प्लस 1, हमारा डी डैश प्लस 1 तो 4 आ गया। अब f इंटू डी डैश प्लस 1 क्या होगा, तो f से गुना कर देंगे, तो यहां ई वाला आया था 4, तो इसका f कितना था 10, तो 10 चौके 40, ठीक है। अब इसका हम समेशन भी कर लेते हैं, क्योंकि एक भाग इससे चलेगा और एक भाग सूत्र का इससे चलेगा। देखिए समेशन ऑफ एफ इंटू डी डैश प्लस 1, समेशन ऑफ एफ इंटू डी डैश प्लस 1, डी डैश प्लस ये आया था हमारा कितना 187, यानी इधर का वैल्यू 187, बराबर सूत्र यही था समेशन ऑफ एफ डी डैश प्लस समेशन ऑफ एफ डी डैश का समेशन कितना आया था 87, और प्लस समेशन ऑफ एफ, यानी नंबर्स कितने थे तो 100, 187 बराबर RHS बराबर LHS, यानी हमारा माध्य सही है अगर ये दोनों तरफ के वैल्यू इक्वल हो जाते हैं तो। अब ये चैप्टर आपका समाप्त हुआ, और इससे संबंधित कुछ प्रश्न है जिसको आप देखिएगा, एक दो तीन ठो वस्तुनिष्ठ है जिसको हम बता दे रहे हैं, उससे आपका क्या होगा कि कैचिंग पावर बढ़ जाएगा, ठीक है, कैसे हम पकड़ पाए। एक किसका संकेत है, तो ये संकेत है कल्पित माध्य का, है ना। डी है, सिर्फ डी डैश नहीं है, इन्वर्टेड कॉमा में ब्लॉक किया हुआ है। अगर डी डैश होता तो ये इन्वर्टेड कॉमा हम न देकर के सिर्फ एक साइड देते, ठीक है। तो डी किसका संकेत है, कल्पित माध्य, विचलन माध्य, मध्य का डिविएशन, सिर्फ डिविएशन। डी डैश किसका है, समराइज डिविएशन, संक्षिप्त में विचलन का, और डी सिर्फ विचलन का, ठीक है। तो इसमें आंसर हो जाएगा विचलन। समानांतर माध्य, समेशन ऑफ ये जो है x बटा n सूत्र किसका है, प्रत्यक्ष विधि, लघु विधि, पद विचलन विधि, सबसे आसान वाला सूत्र है। सबसे आसान सूत्र किस में आया था, ये प्रत्यक्ष विधि, ठीक है। तो इसमें समेशन ऑफ x बटे n कहां था, याद कीजिए, प्रत्यक्ष विधि, पहला विधि सब में कौन पढ़े, प्रत्यक्ष विधि डायरेक्ट, है ना। तो पहला में व्यक्तिगत श्रेणी में प्रत्यक्ष विधि, व्यक्तिगत श्रेणी में प्रत्यक्ष विधि में यही सूत्र था। आप वीडियो निकाल के देखिएगा, व्यक्तिगत श्रेणी में प्रत्यक्ष विधि में यही समेशन ऑफ x बटे n। अब यहां दो लघु उत्तरीय प्रश्न दे दिए हैं, व्यक्तिगत श्रेणी में प्रत्यक्ष विधि को समझाएं, नोट्स में समझाया हुआ है, आप उससे लिख सकते हैं। खंडित श्रेणी में पद विचलन विधि के मुख्य कदमों को बताएं, पद विचलन विधि में कौन कौन से कदम,
तो जैसे डी डैश, हमको डी डैश निकालना होगा, सी से उसको भागा देना होगा डी को, यही सब कदम उठाना है, उसमें दिया हुआ है। अब दीर्घ उत्तरीय में बस एक है, चार्लियर का शुद्धता परीक्षण सूत्र को एक तालिका से स्पष्ट करें। तालिका भी मैंने दे दिया है, चार्लियर का सूत्र भी दे दिया है। अब हम नेक्स्ट क्लास में भारित माध्य को बताएंगे। आप तब तक इसको ध्यान से देखते रहें। नेक्स्ट क्लास के लिए मैं पुनः आप सबके सामने हाजिर रहूंगा। धन्यवाद।